नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। खुद को कब तक यूं ही आईने में निहारती रहोगी? अच्छी लग रही हो, अब चलो भी वरना पार्टी में सबसे देर से पहुंचेंगे। विवेक ने मंदा की तरफ देखते हुए झुंझलाते हुए स्वर में कहा। वैसे भी इतने सारे लोग होंगे, किसको फुर्सत होगी तुम्हें देखें? पार्टी में सब खाने पीने के लिए ही तो जाते हैं। ना जाने किसके लिए इतना तैयार होना चाहती हो। मैं तो रोज ही तुम्हें देखता हूँ, जैसी हो मेरे लिए ठीक हो। वैसे भी शादी के इतने सालों बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। विवेक एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसके तानों में उपहास घुल जाता है और वह जो मन में आता है बोल देता है, बिना ये सोचे कि सुनने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा वह मंदा के साथ ही करता है, वरना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत नाप तोल कर बात करता है। पता नहीं मंदा के साथ ही क्यों उसका व्यवहार बदल जाता है। दूसरों के लिए क्यों, खुद के लिए तैयार होती हूँ मैं, अच्छा लगता है। मंदा बुदबुदाई। जानता हूँ तुम्हें बंठन का रहना पसंद है, लेकिन वह सब भी एक उम्र तक ठीक लगता है यार। हर उम्र की अपनी मर्यादा और शालीनता होती है। विवेक ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। खींच हुई है सुनकर मंदा को। पल भर को उसे घूरा। कोबाल्ट ब्लू सूट, व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू टाई, ब्लैक शूज, आफ्टर शेव की भीनी भीनी सुगंध और ढेर सारा परफ्यूम। विवेक हमेशा बेहतरीन ढंग से तैयार होकर घर से निकलता है। पार्टी के लिए नहीं, कहीं भी जाना हो हमेशा टिप टॉप रहता है। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व है। उसकी भी तो उम्र हो गई है, मंदा से 4 साल ही तो बड़ा है। फिर वह क्यों सज सवर कर निकलता है? अगर वह भी सवाल पूछ बैठी तो? जानती है इस सवाल का कोई सटीक जवाब विवेक के पास नहीं होगा। घिसा पिटाई जवाब होगा। मैं पुरुष हूँ, काम पर जाता हूँ, 10 लोगों से मिलना होता है, आखिर सोसाइटी में मेरा कोई स्टेटस है? मंदा के भीतर जिसे सवाल जवाब की उठापटक चलने लगी। वह स्त्री है, उसके लिए सवरे रखना क्यों जरूरी नहीं है? जबकि श्रृंगार की तमाम वस्तुएं, सारे तामझाम और रौनकें स्त्रियों के लिए ही तो होती है। फैशन की सारी दुनिया उनसे ही चलती है, उनकी वजह से ही फलती फूलती है। पूरा बाजार पुरुषों की बजाय स्त्रियों के कपड़ों और उनके साथ श्रृंगार की चीजों से ज्यादा भरा रहता है। माना वह नौकरी नहीं करती तो क्या घर में यूं ही जल्दी बने घूमती रहे? नहीं रह सकती वह ऐसे। नौकरी करने पर भी विवेक ने ही पाबंदी लगाई थी, इसीलिए लाख विवेक टोके वह शादी के बाद मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल से लेकर जरूरी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती रही। नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाती रही। घर पर भी तैयार होकर रहना ही पसंद था उसे। विवेक को इस बात से खुश होना चाहिए था कि उसकी बीवी स्मार्ट है, सही तरीके से रहने के तौर तरीके जानती है, लेकिन ये सब उसे फिजूल की बातें लगती हैं। वैसे भी मंदा की हर बात को काटना है, टिप्पणी करना विवेक अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। और उम्र की बात करें तो 42 साल की हुई है बस। 22 साल में शादी हो गई थी, 1 साल बाद बेटा और उसके 2 साल बाद बेटी। बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए समय ही समय है उसके पास, इतना कि बिल्कुल बोर हो जाती है। शादी के बाद सारे शौक सपने कब चूल्हे और गृहस्थी की भेंट चढ़ गए पता ही नहीं चला। वह जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती थी उसके बारे में पता चलते ही शादी के बाद विवेक भड़क गया, साफ ताकीद कर दी थी। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बेकार की बातों में दिमाग लगाने की। शादी के पहले जो शौक हैं उन्हें जाकर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दो, वरना परेशानी तुम्हें ही होगी। यह समझ लो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उसे निभाऊंगा। विवेक ने सच में उसे कोई कमी नहीं होने दी कभी। बढ़ चढ़कर उसके लिए चीजें खरीद कर लाता है, लेकिन क्या चीजें ही सारी इच्छाओं की भरपाई करने के लिए पर्याय होती है? वैसे धीरे धीरे कम ही हो रहा था उसका अपने ऊपर ध्यान देना। इन दिनों बिना प्रेस की साड़ी पहन लेती है, कभी बाल बिखरे रहते हैं, फेशियल कराए महीनों बीत जाते हैं, हाथ पैरों के नाखून तराशना नजरअंदाज कर जाती है। एक अजीब सा आलस उस पर हावी हो रहा है। आलस से ज्यादा शायद बोरियत है, कुछ ना कर पाने की बोरियत। पीछे जो छूटा है उसे न संभालने की एक चिढ़, तो एक जिद की तरह करती है वह बनाव श्रृंगार, वह भी कभी कभी। इसलिए अब जब कहीं बाहर जाती है तो कुछ ज्यादा ही देर लगती है उसे शीशे के सामने से हटने में, मानो सारी कसर उसी दिन पूरा कर लेना चाहती हो।
उम्र हो जाए तो क्या सजना संवरना, खुद पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए? इस तरह तो अपने लिए भी जीना छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकती वह। विवेक से सवाल और बहस तो कतई नहीं। इसीलिए सारे रास्ते चुप बैठी रही। पार्टी में नीलोत्पल दा को देखकर हैरान रह गई। हमेशा की तरह खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। अक्सर वह कहती, दा, गांधी जी के बाद आप खादी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो वह जोर से हंसते हुए कहते, बहुत शैतान हो तुम मंदा, लेकिन अपनी ये शरारतें, ये चुलबुलापन हमेशा कायम रखना। इससे व्यक्तित्व और कला दोनों में निखार आता है, जीवन की जीवंतता बनी रहती है। शैतानी और चुलबुलापन दोनों ही वह संभाल नहीं पाई। आप यहाँ इस शहर में कब आई दिल्ली से? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा दा। खुशी के अतिरेक में उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बीवी जो बोले मानना पड़ता है बाबा। उसका आदेश कि मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ ज्यादा अवसर है हमारे लिए। नीलोत्पल दास जोर से हंसे। आपने शादी कर ली? घोर आश्चर्य दा। आप तो कहते थे कि चाहे कोई भी अफसर आ जाए शादी नहीं करूंगा। नहीं चली मेरी उसके सामने। ए रूपाली, देखो तो कौन है यहाँ। रूपाली दी को देख मंदा उनसे लिपट गई। हमेशा की तरह बालों में गजरा लगा था और पीले रंग की सिल्क साड़ी में वह अद्वितीय लग रही थी। ग्रुप के सारे लोग उन्हें शिल्पकार का ऐसा शिल्प कहा करते थे जिसे गढ़ते हुए हथौड़ी छेनी भी बहुत कोमलता से चलाई गई होगी। तभी तो हर अंग कलात्मकता की दृष्टि से तराशा हुआ लगता था। आपने रूपाली दी से शादी की? मंदा की हैरानी और बढ़ गई। करनी पड़ी मंदा, मानी ही नहीं। तुम सबसे बिंदास थी हमारे ग्रुप में। तुम तो शादी करके गायब ही हो गई। फिर मुझे कौन बचाता? दा हंसे। रूपाली ने प्यार से उनकी पीठ पर मुक्का मारा। बदमाश मानुष। मंदा, इनकी बातों में मत आना। कितने पीछे पड़े थे कि शादी कर लो, वरना इस रुखे इंसान के साथ बनती क्या मैं? नहीं दी, आप बिल्कुल रुखे इंसान नहीं है। कलाकार तो संवेदनशील होता है। अपने गुरु के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम थिएटर कर रही हो कि नहीं? विवेक तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त था। मंदा साथ में आई है यह भी भूल गया था। वे तीनों कोने की एक टेबल पर आकर बैठ गए। दा, कुछ नहीं कर रही मैं। विवेक को पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों का थिएटर ग्रुप कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। यहाँ मुंबई में अच्छा लग रहा है। लोग थिएटर पसंद करते हैं। ग्लैमर होने के साथ साथ मुंबई में कला की भी बहुत कदर है। तुम वापस ज्वाइन कर लो हमारे साथ। रूपाली दी ने चीज बॉल्स खाते हुए कहा। संभव नहीं होगा दी, मंदा ने धीमे स्वर में कहा। थिएटर के बारे में सोचते ही एक टीस सी उठी थी उसके मन में। उसका सपना था एक बेहतरीन थिएटर कलाकार बनने का। अपना पता दो, कल आते हैं हम तुम्हारे घर। नीलोत्पल दा उसे भावुक होते देख माहौल को सहज बनाने के लिए बोले। दा, दोपहर में आइएगा। अचानक मंदा के मुंह से निकला। विवेक घर पे होगा तो नाहक ही गुस्सा होगा। मंदा, हमारे ग्रुप की एक लड़की की माँ बहुत बीमार है। वह रिहर्सल पर भी नहीं आ रही है और अगले महीने नाटक का मंचन है। विज्ञापन जा चुके हैं, पोस्टर छप गया है, प्रचार का काम भी जोरों पर है। वेन्यू के लिए एडवांस का भुगतान किया जा चुका है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में नाटक मंचन की तारीख आगे बढ़ाना संभव नहीं है। और तुम तो जानती हो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि शो कैंसिल कर दें और नुकसान सह लें। बर्बाद हो जाएंगे हम। नीलोत्पल दा ने पूरी नाटकीयता से चेहरे पर दयनीय भाव लाकर कहा। हाँ मंदा, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। रूपाली दी ने अभिनय के सारे दाव पेच अजमाते हुए स्वर में वेदना के सारे तार झंझनाते हुए कहा। मैं कैसे? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से इस काम के लिए मैं कोई आपकी मदद कर पाऊंगी। विवेक को थिएटर की दुनिया कतई पसंद नहीं। अरे नहीं, पैसे से मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लड़की की भूमिका तुम करो। 1 महीना है, आराम से रिहर्सल हो जाएगी। और तुम जैसी पारंगत कलाकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है अभिनय करना।
नीलोत्पल दा ने समझाने और मनाने के ख्याल से अपनी खास शैली में कहा। बुरी तरह से चौंक गई थी मंदा। यह आप क्या कह रहे हैं दा? असंभव बात है। क्यों? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? रूपाली दी ने पूछा। तुम स्कूल टाइम से थिएटर करती आ रही हो, मंजू कलाकार हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। अब हमें जरूरत है तो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नीलोत्पल को गुरु मानती हो ना, उनका मान नहीं रखोगी क्या? रूपाली ने मंदा की भावना को झंझोड़ा। वह जानती थी कि मंदा वैसे मानने वाली नहीं है। शादी के बाद अभिनय करना तो दूर, किसी नाटक का मंचन होते देखा ही नहीं। सब भूल चुकी हूँ। इतने बरस हो गए रूपाली दी। कला हम सबके भीतर होती है, वह खत्म नहीं होती। अगर समय का अंतराल आ जाए तो उसे केवल तराशने की जरूरत होती है। बस तुम्हें पुनः अभ्यास करना होगा। रिहर्सल करोगी तो पुरानी मंदा स्टेज पर छा जाएगी पहले की तरह। नीलोत्पल दा बोले। दा, विवेक मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। मंदा ने कपकपाते स्वर में कहा। मैं जिस सपने को दफना चुकी हूँ उसे क्यों खोद कर बाहर लाने की जिद कर रहे हैं दोनों। मंदा अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रही थी। क्यों वापस ही उसे उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां जाना संभव नहीं। अनुमति नहीं देंगे मतलब? तुम्हें अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार तो होगा ही। क्या तुम अपनी कला को मरने दोगी? अभिनय तो तुम्हारे जीवन की संतुष्टि रहा है हमेशा। कैसे जी पा रही हो उसके बिना? रूपाली दी ने जैसे उसके आत्मसम्मान को झंझोड़ा। रूपाली, रहने दो, मंदा को इस तरह परेशान मत करो। विवेक को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन इस बार यह नाटक कर लो। नीलोत्पल दा ने अनुरोध किया। दा, इस तरह अनुयायी कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं कोशिश करूंगी, पर अभिनय ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। वह तो मुझ पर छोड़ दो, रूपाली दी बोली। मैं दोपहर में ही रिहर्सल के लिए आ सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हमारी टोली का विमल तुम्हें कार से लेकर आएगा और छोड़ भी जाएगा। कॉलेज में पढ़ता है पर अच्छा कलाकार है। जब तुम हमारे ग्रुप से जुड़ी थी उस समय जैसा जुनून तुम में था अभिनय को लेकर, वैसा ही जुनून उसमें भी दिखाई देता है मुझे। वह भी एक भूमिका निभा रहा है नाटक में। नीलोत्पल दा ने उसे स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा। इतनी वर्षों बाद अभिनय करते हुए रिहर्सल के दौरान मंदा को लगा ही नहीं कि वो कुछ भूली थी। बहुत ही सहज ढंग से अपने संवाद पढ़ती गई। धीरे धीरे अभिनय और मंच गया। नीलोत्पल दा और रूपाली दी के निर्देशों के साथ वह और निखरती गई। मंदा दी, आपका अभिनय एकदम स्वाभाविक है। जान डाल दी है आपने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में। उसे वापस छोड़ते समय विमल बोला। अच्छा विमल, उस लड़की की माँ की तबीयत कैसी है जो पहले यह भूमिका निभाने वाली थी? नहीं तो दीदी, यह भूमिका तो कोई नहीं निभाने वाला था। नीलोत्पल दा किसी को ढूंढ रहे थे इसके लिए, फिर आप मिल गई तो वो बहुत प्रसन्न हुए। कुछ पूछा नहीं मंदा ने नीलोत्पल दा और रूपाली दी से इसके बारे में, लेकिन मन ही मन धन्यवाद जरूर दिया। इतने दिनों से वह खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आलस, बोझिलता और कुछ ना करवाने की कसक दूर हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि जिस दिन विवेक को पता चला तो तूफान आ जाएगा। जानती है नाटक करने वालों को वह भांड कहता है, लिपे पोते चेहरे वाले भांड। तिरस्कार होता है उसके शब्दों में। बस आज फाइनल रिहर्सल है और 2 दिन बाद मंचन। उस दिन के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा सुबह से रात तक घर से बाहर रहने के लिए। फाइनल रिहर्सल में देर हो रही थी। विवेक का आने का समय हो रहा था। सोचकर मंदा ने ना कपड़े बदले थे और ना ही मेकअप उतारा था। अंधेरा हो गया था। विमल उसे छोड़कर निकल ही रहा था कि बोला, मंदा दी, एक बार खड़कधारनी के साथ आपको जो संवाद है ना उसे सुनाओ ना। वाह, कितना अद्भुत है आपके कहने का अंदाज। मंदा हंस पड़ी। पैसेज में ही रुक गई। भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह मैं भी आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने ही आनंद से अवकाश कहाँ। अचानक जड़ हो गई मंदा। विवेक सामने खड़ा था। दी, मैं चलता हूँ, प्रणाम। विमल चला गया। सजी धजी मेकअप की परतों से चेहरे को रंगत दिए
भौं में कटाव और नकली आभूषणों से सुसज्जित मंदा को देख हतप्रभ रह गया था विवेक। घर के अंदर उसके पीछे आते हुए उसे बताने का प्रयास कर रही थी कि कैसे नीलोत्पल दा और रूपाली दी से उसकी भेंट हुई, और उसके बाद बस परसों मंचन है। उसके बाद मैं अभिनय नहीं करूंगी विवेक, लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती। सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करना चाहती। बस न जाने कैसे मेरे सपनों ने उड़ान भर ली। कुछ तो बोलो विवेक, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई प्रतिक्रिया नहीं। मंदा इस बात से ज्यादा परेशान थी। ज्वालामुखी के फटने का इंतजार था उसे। सुबह तक चुप्पी छाई रही, न ताना न उलाना। हैरानी की बात तो यह थी कि बड़ी देर तक दूसरे कमरों में जाकर बच्चों से बात करता रहा विवेक। मंदा ही करती थी बच्चों से हमेशा बात, और वह उसी से उनका हाल चाल पूछ लिया करता था। बेटी तो हमेशा कहती थी, माँ आपको इस तरह अपने अभिनय के पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए था। कला तो हर रूप में अच्छी और प्रशंसा योग्य होती है। मुझे वापस आने दो, फिर देखती हूँ पापा आपको कैसे रोक पाएंगे। बेटी की बात सुन मंदा कुछ नहीं कहती। अपने सपनों को वह कब का दफन कर चुकी थी। नाहक क्यों बाहर निकालने की कोशिश में वर्तमान में उठा पटक करे। कितने बजे का शो है? सुबह चुप्पी टूटी। आऊंगा मैं भी देखने तुम्हारा अभिनय। सुना तुम्हारी टॉयलेट डिलीवरी तो अच्छी है, और हाँ, सजी सवरी ज्यादा अच्छी लगती हो तुम। अपना ध्यान रखना क्यों छोड़ दिया तुमने? बंदा आश्चर्यचकित से उसे ताक रही थी। नहीं, ताना तो नहीं लग रहा है। नहीं, तानों से लुपड़ा उपहास। क्या सचमुच विवेक नाराज नहीं है? कहीं यह अभिनय तो नहीं कर रहा? वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बिल्कुल उसके पास जा खड़ी हुई। उसकी आंखों में झांका, उसके चेहरे के भाव को पढ़ने लगी। नहीं, अभिनय तो नहीं लग रहा। विवेक की बात सुनकर मंदा के सपनों को पंख लग गए। आज मंदा अपने सपनों के पंख फैलाए आसमान में उड़ने को आतुर थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।